We will start again with introduction of Earth satellite. तो सबसे पहले तो डेफिनेशन एकदम क्लियर होना चाहिए. एनी ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ इज नोन एज सैटेलाइट ऑफ अर्थ. तो अर्थ के दो टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं, हमने ऑलरेडी ये लास्ट लेक्चर में देखा था. इन जनरल एनी ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट इज नोन एज सैटेलाइट. उसमें से अगर अर्थ के सैटेलाइट की बात करोगे तो एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, an object which revolves around earth is known as satellite of earth. There are two types of satellites of earth. Number one, natural. Number two, artificial. तो जो नेचुरल सैटेलाइट्स है, नेचुरल सैटेलाइट एक ही है, दैट इज मून. तो देर आर टू टाइप्स. नेचुरल सैटेलाइट इज मून. हमने ऑलरेडी, आई नो वी हैव कवर्ड दिस पार्ट, लेकिन वापस एक बार हम लोग इसको रीइंट्रोड्यूस कर लेंगे. तो यू हैव नेचुरल सैटेलाइट, उसमें है मून. इसके हमको कुछ फिजिकल पैरामीटर्स ऑलरेडी पता है. फॉर एग्जांपल हमको पता है व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ मून, दैट इज 27.3 डेज. और हमको पता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ मून, 3,85,000 किलोमीटर, मतलब 3.85 × 10⁵ किलोमीटर. अब ये नेचुरल सैटेलाइट है तो फिर इसमें हमको ज्यादा कुछ स्टडी करने जैसा है नहीं, मतलब एज फार एज इसके मोशन का स्टडी ज्यादा हो नहीं सकता. लेकिन जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, क्योंकि वो लॉन्च ही हम लोग करते हैं, तो हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका ऑर्बिट सेट करेंगे. कुछ सैटेलाइट्स का ऑर्बिट होता है इक्वेटोरियल, मतलब वो इक्वेटर के ऊपर राउंड मारता है. कुछ होता है पोलर, मतलब वो पोलर पोल्स के ऊपर से दैट सैटेलाइट कंप्लीट्स रिवोल्यूशन. सो इन केस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं दो टाइप के. एक होता है इक्वेटोरियल, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, क्योंकि क्योंकि कम्युनिकेशन पर्पस के लिए जो भी सैटेलाइट यूज होगा, कम्युनिकेशन पर्पस, फॉर एग्जांपल लाइव ब्रॉडकास्टिंग, जो आप क्रिकेट मैच देखते हो, फुटबॉल मैच देखते हो, इसका जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग होता है वो. टेली कम्युनिकेशन, जैसे मोबाइल फोन्स का कम्युनिकेशन, रेडियो सिग्नल्स ट्रांसमिशन रिसेप्शन. So let us not get divert from some things which are occurring outside this classroom. Let us focus here. Okay, चलो हो गया. You had little bit of light time. थोड़ा अभी ध्यान दो. चलो 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 चलो, do not divert. We are on deadlines. हमको फटाफट से सब सिलेबस खत्म करना है. We are on deadlines, तो ध्यान दो. तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में स्पेसिफिकली जो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होते हैं, उसको हम लोग इक्वेटर के ऊपर रखते हैं. मतलब उसका जो प्लेन है वो इक्वेटोरियल प्लेन है, उसका अल्टीट्यूड भी हाई होता है. तो देयर आर टू टाइप आर्टिफिशियल में दो टाइप है. एक है इक्वेटोरियल और दूसरा होता है पोलर. दोनों के अपने अपने पर्पसेस है और दोनों के अपने अपने प्रॉपर्टीज भी है. फॉर एग्जाम्पल इक्वेटोरियल सैटेलाइट जो होता है वो, उसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर. इट इज जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी. उसका रिवोल्यूशन का टाइम और अर्थ के रोटेशन का टाइम हमने कर दिया फिक्स. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक सैटेलाइट एग्जैक्टली मेरे ऊपर है तो वो हमेशा मेरे ऊपर ही रहेगा, क्योंकि जिस स्पीड से अर्थ रोटेट होगा उसी स्पीड से वो रिवॉल्व होगा. और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया ये आप यूज करते हो टेलीकम्युनिकेशन के लिए, सिग्नल्स का ट्रांसमिशन के लिए. अगर ये सैटेलाइट आगे चले गया या फिर हम पीछे रह गए, वन ऑफ द टू थिंग्स, इसका स्पीड अगर ज्यादा है, सैटेलाइट का रिवोल्यूशन का स्पीड ज्यादा है, तो अगर वो अर्थ के दूसरे साइड पे आ गया, वी आर टुवर्ड्स ईस्ट, अगर वो वेस्ट में चला गया, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ, तो ट्रांसमिशन हो नहीं पाएगा, क्योंकि सिग्नल्स ऑलवेज ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. इसलिए हमको इसको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है. हमको इसका टाइम पीरियड ऐसा रखना पड़ता है कि अर्थ के रोटेशन जितना ही हो. इसलिए इसको हम नाम भी देते हैं जियो सिंक्रोनस और ऑल्सो जियो स्टेशनरी. देन एज यू रिमेंबर, इनका अल्टीट्यूड होता है हाई. सो दे आर एट हायर अल्टीट्यूड्स.
हायर अल्टीट्यूड्स, हाइट ज्यादा होता है इनका, इट इज मोर देन 500 किलोमीटर के आसपास, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे याद नहीं, बट इट इज एट हायर अल्टीट्यूड्स। एंड देन दे आर यूज्ड फॉर, जैसे मैंने आपको बताया, दे आर यूज्ड फॉर लाइव ब्रॉडकास्टिंग, देन टेलीकम्युनिकेशन, देन वेदर फोरकास्टिंग के लिए नहीं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए पोलार सैटेलाइट यूज होता है, देन रेडियो सिग्नल ट्रांसमिशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन पोलार सैटेलाइट्स का टाइम पीरियड होता है रफली रफली 85 मिनट्स, तो अप्रोक्सीमेटली 85 मिनट्स। ये दिन भर में 17 राउंड, इट मेक्स 17 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन वन डे। देन इसका अल्टीट्यूड क्या है, लोअर अल्टीट्यूड है, so they are at relatively lower heights compared to इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स। पर्पस भी इसका अलग है, इसका पर्पस बहुत सारे पर्पस है, जीपीएस, वेदर फोरकास्टिंग, स्पाइंग पर्पस, वेदर फोरकास्टिंग, स्पाइंग, मैपिंग ऑफ अर्थ। ये जो हमने गूगल अर्थ वगैरह आप देखते हो उस पे फोटोज, तो ऑल द फोटोज, तुम्हारा भी फोटो निकल जाएगा उधर। हाँ, तो ये जो अर्थ के फोटोज बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स, वाई स्ट्रिप, क्योंकि ये इसका जो ऑर्बिट है ये पोलर ऑर्बिट है, नॉर्थ से साउथ पोल जाता है, हर 85 मिनट के बाद वापस से आता है उधर ही, वही जगह पे वापस आता है। तो इट टेक्स फोटोज ऑफ अर्थ इन इन वेरियस स्ट्रिप्स। फॉर एग्जाम्पल जब इसका फर्स्ट राउंड था, तो फर्स्ट राउंड में इट टेक्स फोटो ऑफ दिस स्ट्रिप, ऑफ कोर्स पीछे के साइड पे भी। जब एक राउंड कंप्लीट करके आया तो सेकेंड राउंड में इट टेक्स फोटो इन अनदर स्ट्रिप। जब तीसरे राउंड में आया तो इट टेक्स अगेन स्ट्रिप। इसका ऑर्बिट नहीं चेंज हो रहा, अर्थ रोटेट हो रहा है, इसका ऑर्बिट फिक्स है। लेकिन जब पहली बार ये चक्कर काट रहा था, तो फॉर एग्जाम्पल अर्थ का एक पर्टिकुलर रीजन विजिबल था, फिर अर्थ हो गया रोटेट, इसका ऑर्बिट तो वही है लेकिन अर्थ हो गया रोटेट। तो अब अगले स्ट्रिप का फोटो होगा, फिर होगा रोटेट, फिर अगले स्ट्रिप का फोटो होगा, तो इट बेसिकली कीप्स ऑन मैपिंग द अर्थ, टेकिंग द फोटोग्राफ्स ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स। तो पोलार सैटेलाइट्स का यूज अलग जगह पे है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए अलग सैटेलाइट्स है, और इसके लिए किसके लिए, स्पाइंग के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, मैपिंग के लिए, जीपीएस के लिए यू यूज विच सैटेलाइट्स, पोलार सैटेलाइट्स। पोलार आर satellites which are at lower altitudes and equatorial are at higher altitudes. But important question ये है कि ये satellites अपने ऑर्बिट में गए कैसे, तो हाउ डू वी प्रोजेक्ट दिस सैटेलाइट्स, सोचना तो पड़ेगा ना, अपने आप तो गए नहीं वो, हमने उसको लॉन्च किया, तो लॉन्चिंग में प्रोसेस क्या है, कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व है, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करने के लिए नॉर्मली 2 स्टेज सिस्टम यूज होता है। वी यूज अ रॉकेट विच हैज 2 स्टेजेस। अब 2 स्टेज सिस्टम क्यों, क्योंकि स्टेज 1 का काम है, स्टेज 1 में जितना भी फ्यूल होगा उसका काम है सैटेलाइट को एक डिजायर्ड हाइट तक लेके जाना, और स्टेज 2 का काम है उसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देना। आ गया हो तुम? क्विक 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 क्विक। तो जो सेकंड स्टेज का काम है, देखो पहले स्टेज में क्या होता है, सिंपल। पहला स्टेज, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे एक नीचे स्टेज दिख रहा है आपको, वन पार्ट, दूसरा स्टेज, और ऊपर टिप पे कौन है, सैटेलाइट। तो फर्स्ट स्टेज का काम क्या है, फर्स्ट स्टेज में जितना भी फ्यूल होगा वो अर्थ की ग्रेविटी को ओवरकम करने में लगेगा, एंड द सैटेलाइट विल रीच अ डिजायर्ड हाइट। देन सैटेलाइट को हम लोग रोटेट करते हैं 90 डिग्री से, ये रोटेशन कंप्यूटराइज होता है। और जो फर्स्ट स्टेज है जिसका काम खत्म हो गया,
अब ये ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाएगा। तो होता क्या है, इट गेट्स डिटैच होकर जाएगा कहाँ पे? पहले पहले हम उसको स्पेस में थ्रो कर देते थे, लेकिन स्पेस में थ्रो करने से अलग उसके साइड इफेक्ट्स है। कचरा बढ़ रहा है वहां पे, उसको डेब्रिस बोलते हैं, तो वो वेस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। तो जो फर्स्ट स्टेज है, वो फर्स्ट स्टेज हम अर्थ पे छोड़ देते हैं, लेकिन अर्थ पे कभी आके गिरता नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो अर्थ पे आएगा, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर बहुत थिक है, और जब वो स्टेज 1 नीचे गिरता है तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से जब पास होता है तो फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन जनरेट्स हीट। तो अर्थ पे पहुंचने से पहले ही वो गया, इट बर्न्स, उसका राग भी नहीं बचता, इट बर्न्स, कंप्लीटली बर्न्स आउट। फिर अब मतलब आपने क्या किया, पहले स्टेज की हेल्प से एक डिजायर्ड हाइट पे लाए, फिर रोटेट कर दिया, स्टेज 1 डिटैच हो गया। अब इसको हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करना है, पुश देना है, मतलब क्या देना है, वेलोसिटी देना है। तो स्टेज 2 का जो फ्यूल है वो कहाँ काम में आएगा, टू गिव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू द सैटेलाइट। तो बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस। मैं यहाँ पे रफली रफली स्टेज ड्रॉ कर देता हूँ। ये स्टेज 1 है। स्टेज 1 में जितना भी फ्यूल होगा, स्टेज 1 में जितना भी फ्यूल होगा, इट इज यूज टू टेक द सैटेलाइट टू अ डिजायर्ड हाइट। फिर है स्टेज 2, ये स्टेज 2 है। स्टेज 2 का काम है टू गिव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट अ सर्टेन हाइट। और इसके ऊपर, सबसे ऊपर इसके, एट द टिप ऑफ इट, यहाँ पे एक छोटा सा सैटेलाइट है, मतलब सैटेलाइट इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तो मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द वेट कम्स फ्रॉम स्टेज 1 एंड स्टेज 2। ये फर्स्ट स्टेज क्या है, इसके अंदर फ्यूल है। ये सेकेंड स्टेज, इसमें क्या है, फ्यूल है, इसमें भी फ्यूल है। ये है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट इज एक्चुअली वेरी स्मॉल। सैटेलाइट बहुत ही स्मॉल है। सिर्फ जब एक डिजायर्ड हाइट पे जाना है तो अगेंस्ट ग्रेविटी जाना है। हमारा मास तो क्या ही होता है, 50-60 किलोग्राम, बराबर। ऊपर आते आते थक जाते हो। कितना ही तुम ऊपर आ रहे हो, 30 फीट, 50-60 किलोग्राम, 30 फीट, यू बिकम सो टायर्ड। ये टन्स में होता है, और इन टन, एक टन का भी अगर आपने लिया तो उसको ऊपर लेके जाने में, और इतने ज्यादा हाइट पे लेके जाने में, एक्सट्रीमली लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड, फोर्स इज रिक्वायर्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। तो रिमेंबर, मैं डिटेल लिखूंगा नहीं, लेकिन प्रोजेक्शन ऑफ अ सैटेलाइट इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस। द रोल ऑफ स्टेज 1 इज टू टेक द सैटेलाइट टू अ डिजायर्ड हाइट। एट द डिजायर्ड हाइट स्टेज 1 गेट्स कंप्लीटली डिटैच्ड, क्योंकि उसका फ्यूल खत्म हो गया, अब वो हमारे काम का है नहीं। And while this stage 1 falls back to the earth, it passes through atmosphere of earth where it undergoes friction, and because of friction it completely burns down. Now the satellite is rotated by 90 degree, and stage 2 provides the necessary horizontal velocity. यहाँ तक क्लियर, राइट? तो एस्केप वेलोसिटी अगर याद होगा, एस्केप वेलोसिटी आपने डिफाइन कैसे किया था, द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट। कौन सा था ये? वर्टिकल था। कहां से था? सरफेस से था। लेकिन लेकिन यहाँ पे आप सैटेलाइट को वेलोसिटी कहाँ दे रहे हो, सरफेस पे कि हाइट पे? हाइट पे। तो अब जो भी वेलोसिटी आप प्रोवाइड करोगे, और कैसा वेलोसिटी है ये? हॉरिजॉन्टल। इसको हम बोल देंगे VH, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, या फिर बोलेंगे VP, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो आप एक हाइट पे लाने के बाद, इमेजिन दिस इज अर्थ, सैटेलाइट को एक हाइट पे लाने के बाद, सैटेलाइट को आप एक हाइट पे लेके आए, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप इसको एक वेलोसिटी दे रहे हो, कौन सा? हॉरिजॉन्टल। तो यू आर पुशिंग दिस इनटू इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ऐसा आपने इसको धक्का दे दिया। धक्का किसने दिया? सेकेंड स्टेज के फ्यूल ने। अब डिपेंड करता है वेलोसिटी कितना दिया उसके ऊपर। टोटल बनते हैं 5 केसेस। हम यहाँ पे एक नए टाइप का वेलोसिटी डिफाइन करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर हमको सैटेलाइट को एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन में सेट करना है, अगर हमको सैटेलाइट चाहिए कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, तो एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी देना पड़ेगा।
if we want that this satellite performs which motion, circular motion, then we have to give it exactly some certain amount of velocity, for example 10 मीटर पर सेकेंड, एग्जांपल बता रहा हूं। अगर 10 मीटर पर सेकेंड तुमने दिया इसको वेलोसिटी, तो क्या होगा, सैटेलाइट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन अराउंड अर्थ। मैंने 10 मीटर पर सेकेंड सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यूज किया है, डन। इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी, और डिफाइन अभी कर देता हूं, एक्सप्रेशन बाद में डिराइव करेंगे, डिफाइन अभी कर लेंगे। तो वेलोसिटी तुमने कहां दिया, हाइट पे, और ये वेलोसिटी लेके सैटेलाइट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या था, हॉरिजॉन्टल, द मिनिमम horizontal velocity given to a satellite at certain height from the surface of Earth such that the satellite performs circular motion around Earth is known as critical velocity or orbital velocity। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, आता ही है। The minimum horizontal velocity given to a satellite at a certain height h from the surface of Earth such that it performs circular motion around Earth is known as critical or orbital velocity। मैंने एग्जाम्पल के लिए वैल्यू लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको क्या बताया, लेट अस से क्रिटिकल वेलोसिटी इज हाउ मच, 10 मीटर पर सेकेंड। जितना वेलोसिटी आप दे रहे हो इसको क्या बोल रहे हो, VH, और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए कितना चाहिए, VC। व्हाट इज VC, क्रिटिकल वेलोसिटी। मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया, अगर सर्कुलर मोशन में सेट करना है तो वेलोसिटी के जो भी वैल्यू होगा उसको क्या बोलोगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। अब ऐसा हो सकता है कि आपको सैटेलाइट को सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करना, सेट करना है, और क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, और हमने दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, हमने दे दिया, उसको क्या नाम दिया है, VH, और क्रिटिकल कितना है, VC। तो ये एक केस बन गया, VH इक्वल टू VC। अगर VH इक्वल टू VC है तो सैटेलाइट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने जो प्रोवाइड किया वो लेस देन VC है, फॉर एग्जांपल 9 मीटर पर सेकेंड, तो उस केस में सैटेलाइट सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, राइट। तो उस केस में क्या करेगा, देखते हैं। तो अगर वेलोसिटी गिवन टू सैटेलाइट, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अगर ये क्रिटिकल से कम हुआ तो इस केस में मोशन होता है एलिप्टिकल। क्या होता है, एलिप्टिकल। लेकिन हमने इलिप्टिकल मोशन में व्हाट वी हैव सीन इज, इलिप्टिकल मोशन में दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है अर्थ से नियरेस्ट पॉइंट, एक होता है अर्थ से सबसे दूर का पॉइंट, फारदेस्ट पॉइंट। इसको आप बोलते हो एपोजी, और इसको आप बोलते हो पेरिजी। वो पेरीहेलियन मतलब अर्थ का लोकेशन कंपेयर टू सन, द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इज perihelion, the farthest point of earth from sun is aphelion, the nearest point of any object to the earth is perigee and the farthest point is apogee। हमने ये बोला कि अगर वेलोसिटी क्रिटिकल से कम है तो कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा, इलिप्टिकल। लेकिन इसमें दो केसेस बनते हैं, इलिप्टिकल मोशन परफॉर्म किया तो जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था, मतलब जिस पॉइंट से आपने इसको पुश कर दिया, वेलोसिटी दे दिया, तो ये पॉइंट ऑफ एपोजी है या फिर ये पॉइंट ऑफ पेरिजी है। अगर ये पॉइंट ऑफ एपोजी है, एपोजी मतलब फारदेस्ट अवे, रिमेंबर ये काम का है हमारे मैं वापस बता देता हूं एक बार। पहला केस, जितना वेलोसिटी मैंने दिया वो क्रिटिकल से कम है, वो क्रिटिकल से कम है, वो क्रिटिकल से कम है, तो दिमाग में फिट कर लो, क्रिटिकल मतलब सर्कुलर मोशन में सेट करने के लिए चाहिए था, उसको क्या बोलोगे, क्रिटिकल। हमने जो वेलोसिटी दिया वो किससे कम है, क्रिटिकल से कम है, तो मोशन कौन सा होगा, इलिप्टिकल मोशन होगा। और ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है, लेट अस से P पॉइंट, जहां से हमने इसको पुश किया, ये P पॉइंट हो जाता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज एपोजी। कौन सा पॉइंट है ये, कौन सा पॉइंट है ये, एपोजी पॉइंट नियरेस्ट होता है कि फारदेस्ट होता है, फारदेस्ट होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, देन समथिंग रियली इंटरेस्टिंग विल हैपन नाउ। क्योंकि ये फारदेस्ट पॉइंट था, मतलब अब सैटेलाइट अर्थ के पास में आएगा, सही है, यस। लेकिन
क्योंकि ये फारदेस्ट पॉइंट था, तो सैटेलाइट जब अर्थ के पास में आता है तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में से पास होता है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास होगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता है तो देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस है तो सैटेलाइट का वेलोसिटी कम 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 होते जाएगा, और होगा क्या? कम होते 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 इट विल स्पाइरल डाउन ऑन अर्थ। तो जो पहला केस था, अगर आपने जो वेलोसिटी दिया है वो क्रिटिकल से कम है, तो द ऑर्बिट इज एलिप्टिकल विद द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बीइंग apogee, which means that the satellite will come near to the earth, which means it is possible that it passes through atmosphere of earth, and if it passes through atmosphere of earth, there is a risk that this will fall down on the earth due to loss of energy due to friction. ये हो गया केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 को मैंने रेड कलर से डिनोट किया। अब आ जाते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 जितना चाहिए था उतना मिल गया। इफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी, तो तुम थोड़ा यहाँ पे भी देख लो, क्या कब से वहां देख रहे हो? यहाँ पे। हाँ, तो सेकेंड केस में हमने जो वेलोसिटी प्रोवाइड किया है वो क्या है? इक्वल टू और क्रिटिकल तो तुमने डिफाइन ही किया सर्कुलर मोशन के लिए, तो मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन है। वेरी गुड, और वो मैंने ऑलरेडी दिखाया है। और हम आगे जाके इस क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं। हमको इसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। अब आ जाओ तीसरे केस पे। देखो, अब लॉजिकली हमने जो वेलोसिटी दिया था पहले केस में क्रिटिकल से कम था, दूसरे केस में इक्वल टू क्रिटिकल है, तो तीसरे केस में क्या होगा? मोर देन क्रिटिकल। तो वी एच इज मोर देन क्रिटिकल, ग्रेटर देन क्रिटिकल। लेकिन कितना ग्रेटर? हमने और एक वेलोसिटी डिफाइन करके रखा है जिसको तुम बोलते हो एस्केप वेलोसिटी। इतना ज्यादा मत देना कि वो एस्केप हो जाए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से। तो वेलोसिटी गिवन इज ग्रेटर देन क्रिटिकल बट लेस देन एस्केप। फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड इज क्रिटिकल वेलोसिटी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इज एस्केप वेलोसिटी। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 10 किलोमीटर पर सेकंड मान लेते हैं। क्रिटिकल की वैल्यू कितना है? 10 किलोमीटर पर सेकंड। एस्केप कितना है? 11.2। मान लो मैंने 10.5 दे दिया, तो क्रिटिकल से ज्यादा है? यस। एस्केप से कम है? यस। तो अब जो मोशन होगा वो वापस से एलिप्टिकल होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है फिर? पहले था पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एपोजी, अब है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पेरिजी। तो अब वापस से एलिप्टिकल ऑर्बिट तो आएगा, लेकिन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन दिस टाइम इज पेरिजी। करेक्ट। और हम जानबूझ के कुछ सैटेलाइट को ऐसा लॉन्च भी करते हैं क्योंकि पेरिजी है, मतलब अब तो वो और से दूर दूर ही जाने वाला है। तो मतलब वो और के एटमॉस्फेयर से पास होगा क्या? नहीं। तो फ्रिक्शन होगा क्या? नहीं। लॉस एनर्जी होगा क्या? नहीं। तो अर्थ पे गिरेगा? नहीं। तो हम लोग ऐसा जानबूझ के करते हैं। क्यों करते हैं? कैसे, कहाँ रिक्वायर्ड है? तुम सोचो, आइडियली सपोज हमारा कोई एनिमी कंट्री है जिसपे हमको ज्यादा टाइम ट्रैक करना है। आपको पता है एपोजी के जो पॉइंट्स है वहां पे सैटेलाइट का स्पीड हो जाता है स्लो, मतलब वो वहां पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, बराबर, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया। डिस्टेंस बढ़ने से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कम होता है। तो मुझे मेरे एनिमी कंट्री का ट्रैकिंग ज्यादा टाइम तक करना है, तो फिर क्या करोगे? इलिप्टिकल ऑर्बिट लगा दो विथ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बीइंग द पॉइंट ऑफ पेरिजी। तो जब हमारे एनिमी कंट्री की तरफ जाएगा तो वहां पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, मतलब वो ज्यादा टाइम तक वहां का इंफॉर्मेशन हमको दे सकता है। तो जो थर्ड केस है, अगेन इंटरेस्टिंग। इन दिस केस ऑर्बिट इज elliptical with point of projection being perigee. Point of projection is perigee. फोर्थ केस, हमने जितना वेलोसिटी दिया है इसको, अगर वो इक्वल टू एस्केप हो गया तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड अगर हो गया तो, मैं आपको एग्जांपल वैल्यू दे रहा हूँ। हाइट पे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू 11.2 नहीं होती है, उससे कम होती है, 11.2 होती है ग्राउंड पे। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ? गया, एस्केप हो गया।
लेकिन एस्केप हुआ पैराबोलिक पाथ से, मतलब क्या बन गया, पैराबोला। या तो यहां से एस्केप होगा, अगर मैंने इसको धक्का वैसा दिया है, अगर उल्टे साइड में पुश किया होगा तो यहां से एस्केप होगा। तो एस्केप तो होगा, कौन से पाथ से होगा, पैराबोलिक पाथ से होगा। तो सैटेलाइट एस्केप्स, सैटेलाइट एस्केप्स वाया वाया पैराबोलिक पाथ। करेक्ट, राइट, गुड। और पीछे पाँव दर्द कर जाएंगे, तुम पीछे बेंच मत बजाओ, हाथ पाँव जो भी है दर्द करेंगे आपके। तो एस्केप्स वाया पैराबोलिक पाथ, भूलो मत, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गुड। अब और एक केस है, और एक केस ऐसा बनता है जिसमें इन दिस केस व्हाट यू डू इज, आपने एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा दे दिया, फॉर एग्जांपल 12 किलोमीटर पर सेकेंड। अब तो डेफिनेटली एस्केप तो होना ही है वो, लेकिन इट एस्केप्स वाया हाइपरबोलिक पाथ। अब जिसको पता होगा, हाइपरबोला पैराबोला ही जैसा ही दिखता है, लेकिन थोड़ा फ्लैट होता है वो, इट इज फ्लैटर देन पैराबोला ऐसा। तो इट एस्केप्स वाया हाइपरबोलिक पाथ। तो जो पांचवा केस है, पांचवा, horizontal velocity is greater than escape velocity, तो सैटेलाइट escapes via hyperbolic path। तो ये 5 केसेस है। तो पहले तो हम सैटेलाइट को एक डिजायर्ड हाइट तक लेके गए विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज हो गया डिटैच, सैटेलाइट हो गया रोटेट बाय 90 डिग्री। फिर हमने सेकंड स्टेज के फ्यूल की हेल्प से उसको VH मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया, उसको पुश कर दिया इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब आपने जितना वेलोसिटी दिया है उसके 5 केसेस है। अगर वेलोसिटी क्रिटिकल से कम है तो ऑर्बिट ये इलिप्टिकल है, बट विथ पॉइंट ऑफ पोजीशन बीइंग एपोजी। अगर आपने वेलोसिटी दिया वो इक्वल टू क्रिटिकल है तो सर्कुलर ऑर्बिट है। नॉर्मली हमको सर्कुलर ऑर्बिट चाहिए होता है। थर्ड, जो वेलोसिटी हमने दिया है वो क्रिटिकल से ज्यादा है लेकिन एस्केप से कम है, तो वापस परफॉर्म करेगा इलिप्टिकल ऑर्बिट, बट दिस टाइम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज पेरिजी। फोर्थ केस, जितना वेलोसिटी आपने दिया इट इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, तो सैटेलाइट विद एस्केप बट वाया पैराबोलिक पाथ। लास्ट केस, if the velocity provided is greater than escape it will definitely escape but via hyperbolic path। तो ये 5 केसेस बनते हैं। अब हमको फाइंड करना है व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल और ऑर्बिटल वेलोसिटी। एक्सट्रीमली सिंपल एक्सप्रेशन है, और क्रिटिकल या ऑर्बिटल वेलोसिटी आप सिर्फ सैटेलाइट के केस में डिफाइन करते हो। थोड़ा लॉजिकली सोचोगे कि एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, दो सेम टाइप के इक्वेशन बन जाते हैं, फिर सोचते हैं ये अर्थ के लिए था कि सैटेलाइट के लिए था। अर्थ को तुम लॉन्च नहीं कर सकते ना अराउंड सन, कि हमने लॉन्च किया अर्थ को। लॉन्च किसको करते हो, किसको करते हो, सैटेलाइट को। तो सर्कुलर ऑर्बिट सेट तुम किसका कर रहे हो, सैटेलाइट का। तो क्रिटिकल या ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके लिए डिफाइन किया है, सैटेलाइट के लिए। यहाँ तक क्लियर। तो लेट अस सी हाउ टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल और ऑर्बिटल, और बहुत सिंपल है ये और अगला और उसका अगला और उसका अगला, ये सारे चैप्टर सिंपल है। अब आखिरी का जो एक महीना है हमारा 11 का, वो सारे सारे कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे हैं, आइडियाज बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत सिंपल है। सिर्फ सिर्फ किसी चीज की जरूरत है तो वो है ध्यान की। वेरी गुड। तो लेट अस डिराइव एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल और ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको नोटेशन या तो हम लोग VC बोलेंगे या फिर VO बोलेंगे। CBSE की बुक में इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी बोला है VO, और हमारे बुक्स में इसको नॉर्मली क्रिटिकल लिखते हैं VC। तो पहले हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, फिर वापस से एक बार देखेंगे, इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो फर्स्ट टास्क इज टू डू व्हाट, डिराइव एक्सप्रेशन। तो डू यू रिमेंबर हमने क्रिटिकल वेलोसिटी डिफाइन कैसे किया, याद है क्या, नहीं याद है? चलो वापस डिफाइन कर लेंगे। पहले तो बताओ किसको दिया है वेलोसिटी, ये सैटेलाइट को। कहाँ दिया है, हाइट पे। ये वेलोसिटी प्रोवाइड करने के बाद सैटेलाइट क्या कर रहा है,
the minimum horizontal velocity given to a satellite at a height h from the surface of Earth, such that it performs circular motion around the Earth, is known as critical velocity or orbital velocity. तो एकदम सिंपल. तो हम एक बार डिफाइन कर देंगे उसको, फिर इक्वेशन डिराइव करेंगे. तो कैसे डिफाइन करोगे तुम बताओ मेरे को, बताओ. द मिनिमम कौन सा, हॉरिजॉन्टल, द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसको दिया, गिवन टू अ, कहां पे दिया, गिवन टू अ सैटेलाइट एट हाइट h, कहां से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, सच दैट it performs circular motion around Earth. It performs circular motion around Earth is known as, or orbital velocity is known as critical or orbital velocity. Critical or orbital velocity. अब सारा एक्सप्रेशन तुम खुद ही डिराइव करके दोगे. हाइट तुम कहां से मेजर करते हो, अर्थ के सरफेस से, तो ये हो गया h, और सेंटर से r प्लस h, क्योंकि सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस कितना है और ये कितना है, इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, स्मॉल r इक्वल टू r प्लस h. सैटेलाइट का मास मान लेंगे हम लोग कितना है, m, और अर्थ का मास मान लेंगे कैपिटल M. तुम सबको पता है इसका डेरिवेशन, तो तुम बताओगे मेरे को. अब आई विल हेल्प यू आउट. सर्कुलर मोशन हमने सीखा था क्या, yes. तो सर्कुलर मोशन में कंपल्सरीली कौन सा फोर्स लगता है, डन. हर एक फोर्स का एक सोर्स होता है. फॉर एग्जाम्पल तुमको लगता है तुम्हारा वेट है, क्यों, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन यू. सिमिलरली जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस, तो वहां पे सर्कुलर मोशन है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, किसने दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. वहां पे मैं यहां हूं, तो तुमको यहां देखना है. मैं बोल रहा हूं वहां पे, तो इमेजिन करना है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है. सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, कहां से आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आया. किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में. जहां पे सैटेलाइट है वो रिवॉल्व हो रहा है, किसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है. तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. कहां से आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से आएगा. तो फिलहाल सिर्फ डायरेक्शन पे ध्यान दो, हम वापस एक बार लिखेंगे अच्छे से उसको. तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट. व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, mv² बाय r. लेकिन तुम क्या डिफाइन कर रहे हो, क्रिटिकल वेलोसिटी. तो कौन सा वेलोसिटी, vc, mvc² बाय r. और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, g, कैपिटल M स्मॉल m बाय, एक आर और एक आर हो गया, m और m हो गया. तो vc² विल बी gm बाय, तो व्हाट विल बी vc, अंडर रूट ऑफ gm बाय r. स्मॉल r मतलब r प्लस h. तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस h. आपने r प्लस h लिखा, मतलब यू आर सेइंग कि हाइट ज्यादा है, क्योंकि हाइट कम होता तो r प्लस h को क्या लिख देते हैं, r. तो अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, gm अपॉन r प्लस h का स्क्वायर. g इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर होता है, तो gh इक्वल टू gm अपॉन स्मॉल r स्क्वायर आएगा. जनरल फॉर्मूला क्या है, gm बाय r स्क्वायर. हाइट ज्यादा है तो gm बाय स्मॉल r स्क्वायर. व्हाट इज स्मॉल r, r प्लस h.
इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। यहां से जीएम क्या मिल जाएगा, जी एच इंटू आर प्लस एच का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, फर्स्ट में, वेरी गुड। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, critical velocity equal to under root of gm, which is gh अपॉन एक r प्लस एच और एक r प्लस एच हो गया। तो vc की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन मिल गया जी एच आर प्लस एच। ये आ गया क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर सैटेलाइट का हाइट कम होता तो फिर ये जो इक्वेशन था यहाँ पे, if h is very very less than r, then r plus h is approximately equal to r. Therefore equation 1 becomes, जो इक्वेशन 1 है उसको क्या लिखते हैं, vc इक्वल टू रूट ऑफ जीएम बाय आर, रूट ऑफ जीएम बाई कैपिटल आर। इक्वेशन नंबर लेटर से 4 बोल देते हैं इसको, 4 इसको बोल देते हैं 3। क्लियर, मतलब अब सैटेलाइट जो है वो अर्थ के बहुत पास में है। तो कौन सा सैटेलाइट था जो अर्थ के बहुत पास में था, पोलर सैटेलाइट, वेरी गुड। और अगर रिमेंबर इफ द सैटेलाइट इज वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो जी कौन सा यूज करोगे, जी एच की जी, तो क्या आएगा, जी एम बाय आर स्क्वायर। क्योंकि हाइट बहुत कम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होगी, सरफेस वैल्यू। सरफेस वैल्यू का इक्वेशन क्या था, जी एम बाय, तो यहां से जी एम क्या आएगा, जी आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, VC equal to under root of GM. What is GM? अपॉन एक कैंसल, तो ये मिल गया आपको VC इक्वल टू रूट ऑफ GR। क्लियर यहाँ तक? तो बहुत सिंपल डेरिवेशन है, एक बार और रिपीट करेंगे और एकदम सिंपल ही रखेंगे, सिर्फ टॉपिक के साथ कनेक्टेड रहो। तुमको क्या फाइंड करना है ये सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए। हमने टाइटल में लिखा था एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है जिसकी वजह से सैटेलाइट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। ये कहाँ देते हो, या हाइट पे देते हो। ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू अ सैटेलाइट एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ सच दैट इट परफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड अर्थ। तो तुमको अगर पता है कि तुमको डिराइव क्या करना है, तो डिराइव अपने आप होता है, क्योंकि तुमने बोल दिया सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन बोल दिया तो सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और हर एक फोर्स का होता है कोई सोर्स, ऐसा कोई भी फोर्स नहीं है जिसका सोर्स नहीं हो। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का जो सोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ से आपका डेरिवेशन होता है स्टार्ट। तो अब हमने पहले डिफाइन किया था, अब डेफिनेशन के आगे जाके और एक चीज याद रखना, फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, जितना हो सकता है सिंपल हम बनाएंगे। लेकिन फिजिक्स का ये प्रॉब्लम ही है कि जब तक तुम्हारा 100% अटेंशन नहीं है ना, 100%, एक चीज मिस हुई तो गए। दूसरा, ये फोबिया निकाल दो, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये एक्चुअली सब्जेक्ट बहुत इजी है। तुमको अगर अच्छे से समझा है, तुमको लिखते आता है तो डन। तुमने डिफाइन कर दिया, क्या दिखता है डायग्राम में, एक सैटेलाइट है जिसका मास क्या है, एम है, स्मॉल एम है। वो किसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, और उसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। मास कितना है, कैपिटल एम। हाइट कितना है, मोशन कैसा है, सर्कुलर। तो कंसीडर अ सैटेलाइट, मास कितना है सैटेलाइट का, सैटेलाइट ऑफ मास एम। क्या कर रहा है ये, रिवॉल्व हो रहा है अराउंड अर्थ। कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास एम रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, अराउंड अर्थ कितने हाइट पे, एट हाइट h। कहां से मेजर किया, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ।
सिर्फ थोड़ा सा स्पेसिफिक करना पड़ेगा ना, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तुम बोलोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कब होता है, जब मोशन क्या हो, हाँ, तो रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट, रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हमको तो ऑलरेडी पता है कि सर्कुलर मोशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by gravitational force between अर्थ एंड सैटेलाइट। वो अभी आपको पता है तो मैं लिखूंगा नहीं, तो आप यहाँ पे लिखोगे therefore centripetal force is equal to gravitational force सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता ही है तुमको, mv²/r, लेकिन कौन सा भी, वीसी। तो वो भी बता दो, लिखा क्या तुमने यहाँ पे वीसी नहीं, तो बोल दो यहाँ पे लेट वीसी बी द क्रिटिकल वेलोसिटी। इनफैक्ट मैं 12th में आपको एक टॉपिक को लिखना कैसे है, याद कैसे रखना है, लिखना कैसे है, एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, तो भूलोगे नहीं, उसका एक साइंटिफिक मेथड है, वो बताऊंगा। दिस इज हाउ व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, समझ लिया, अब लिखना है तो लिखते जाओ, mv²/r इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m बाय स्क्वायर, एक आर कैंसल, एक m कैंसल, vc² इक्वल टू gm/r, तो vc इक्वल टू, बट ये स्मॉल r क्या था, तो vc इक्वल टू √gm/r+h, करेक्ट। अब क्योंकि ये हाइट पे है, तो हाइट पे g का इक्वेशन होता है gh, तो बट व्हाट वी नो इज gh इक्वल टू gm/r+h², therefore gm इक्वल टू gh/r+h², इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, vc इक्वल टू √gh इंटू r+h² अपॉन h, r+h कर दो कैंसल, तो आपको मिल गया एक इक्वेशन क्रिटिकल वेलोसिटी का, विच इज √gh अपॉन r+h, इक्वेशन नंबर, ये है हाइट पे, हाइट h पे। अब वैसे नियर द सरफेस के लिए बहुत सिंपल है, अभी आपके टेक्स्ट बुक में और नोट्स में थोड़े से स्टेप्स मैंने बढ़ा के दिए, लेकिन उसका शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट ये है, इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r+h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, और gh की वैल्यू कितनी आएगी, g, क्योंकि हाइट क्या है, कम है, तो vc क्या आएगा, √gr, हो गया खत्म, राइट। लेकिन अभी क्या है कि अगर आपको मार्क्स चाहिए तो थोड़ा लिखना तो पड़ता है ना, तो इसके लिए हम बोलेंगे if height is very very less than r, then r+h is approximately equal to r, therefore equation 1 becomes, वही इक्वेशन नंबर 1, क्या लिखोगे, vc इक्वल टू √gm/r, इक्वेशन नंबर 4। आप अभी हाइट के बहुत, मतलब अर्थ के बहुत पास में हो सरफेस पे, तो हाइट क्या है, कम है, हाइट अगर कम है तो g की वैल्यू, g का इक्वेशन क्या आएगा, gm/r², तो gm क्या आ जाएगा, gr², इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 and 5
वी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर स्क्वायर अपॉन आर, कैंसल कैंसल, रूट ऑफ जी आर, ये आ गया एट द सरफेस। अब एक क्वेश्चन और भी आता है जिसपे सीईटी में भी क्वेश्चन आते हैं और सिंपल क्वेश्चन ही है, रिलेशनशिप बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड क्रिटिकल वेलोसिटी। मैंने वो नोट्स में नहीं दिया है क्योंकि 3 स्टेप में खत्म होता है वो, तो हमको क्रिटिकल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन डिराइव करना है और बहुत सिंपल है। अभी आप मुझे बताओगे, यस द वन इन ग्रे, हाँ, तो मुझे बताओगे एस्केप वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था? और तुमको ये पता है एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और तुमको पता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो तुमको पता है कि तुमको अकेले को एस्केप करवाया या जो तुम्हारे साथ बड़बड़ कर रहे थे सबको एस्केप करवा दिया तो उतना वेलोसिटी लगेगा, पता है ये? हाँ, सिर्फ एयर हटाना पड़ेगा अर्थ से। तो अभी जो तुम बातें करोगे ना, स्पेशल फैसिलिटी बनाना पड़ेगा इधर ही क्लास के बाजू में, खिड़की ओपन किया, डाल दिया, गए। गए तो गए। तो ध्यान दो, लेट अस डिराइव रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड, तो रिलेशन बिटवीन, अभी मैंने बोला 2 3 4 5 7 8 सब एक साथ जा सकते हैं। हाँ, आपको ट्रिप पे भेज दूंगा, मैं इधर रुक जाऊंगा। रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड क्रिटिकल वेलोसिटी। गुड। तो वी नो दैट, बताओ हमको क्या पता है? हमको क्या पता है? व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? अंडर रूट ऑफ 2gm बाय, कैन वी राइट डाउन दिस एज रूट 2 इंटू रूट ऑफ gm बाय r? लिख सकते हैं क्या इसको ऐसा? यस, पक्का। ये रूट ऑफ gm बाय r कहीं देखा देखा सा लगता है, क्या ये? क्या ये? तो वी ई इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ, हो गया। 3 स्टेप बोला थे मैंने, 3 स्टेप का काम है, हो गया 3 स्टेप। अब व्हाट इज वैल्यू ऑफ रूट 2? 1.1 अब नीट में एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था, एस्केप वेलोसिटी ये क्रिटिकल वेलोसिटी के कंपैरिजन में कितना परसेंट ज्यादा है, बराबर? तो कैन वी राइट डाउन दिस एज 1.414 है ना, तो मैं इसको 1 प्लस 0.414 लिख सकता हूँ क्या? क्या हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो कैन यू राइट डाउन दिस एज, राइट, बराबर? 0.414 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो 41.4% होता है, कितना? हाँ, तो एस्केप वेलोसिटी इज ग्रेटर बाय 41.4% कंपेयर टू क्रिटिकल वेलोसिटी। सीईटी में भी आ सकता है क्वेश्चन। गुड, पक्का पक्का। तो बाकी के टॉपिक कल।